Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the important news from the Hindu edition of 21st December 2022. Let's start with the news. The first is new scanners to speed up security check at airports. तो हमने कुछ दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे जो पढ़ा था कि बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी चेक्स स्लो डाउन इन सिक्योरिटी चेक्स बहुत से लोग अपना फ्लाइट मिस कर दिए थे. सो नाउ यहाँ पे जो मेन चीज़ थी वो थी कि जो टेक्नोलॉजी होती है जो चेक करती है बैगेज चेक होता है. सो दैट इन्वॉल्व दैट रिमूविंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेपरेटली एंड देन चेकिंग ऑफ द अदर बैगेजेस. तो उसकी वजह से काफ़ी टाइम लग रहा था. सो नाउ the aviation security regulator, that is Bureau of Civil Aviation Security, that is BCAS, now it is going to issue a new technical norms within a month. It will pave the way for airport to adopt modern equipment. तो अब स्क्रीनिंग जो बैग्स होगा ओके वहाँ पे अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एज पर BCAS डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार हसन. ओके सो यहाँ पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, लाइक डुअल एक्सरे, computer tomography, neutron beam technology. So it will eliminate the need for passengers to remove laptops and other electronic devices. जैसे बहुत से आप में से लोग जिन्होंने ट्रैवल किया होगा एरोप्लेन में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब बैगेज चेक होता है तो आपसे कहते हैं कि जो CISF के जो वहाँ पे जवान होते हैं दे से दैट यू हैव टू रिमूव ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फ्रॉम योर बैग बिफोर द चेक्स. सो दैट विल नॉट बी रिक्वायर्ड. सो नाउ यहाँ पे जो एक दूसरा इशू है दैट इज अबाउट ओवर क्राउडेड एयरपोर्ट. सो अगर आप देखेंगे कि कोविड के टाइम जो एयर ट्रैवल था वो एकदम ही बंद हो गया था. अब जैसे ही ये रिकवरी लेवल पे है तो जो डोमेस्टिक ट्रैवल है वो बढ़ता जा रहा है. जैसे कि अगर आप देखेंगे दैट अ टोटल ऑफ 4.27 लाख डोमेस्टिक ट्रैवलर्स वेर सीन ऑन December 11. सिर्फ एक दिन की बात हो रही है. ओके उसके बाद एट दिल्ली एयरपोर्ट यू कैन सी दैट सिक्योरिटी लेन्स दे वर फाउंड टू बी द बिगेस्ट कंजेशन पॉइंट्स प्राइमरी बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ एक्सरे मशीन फॉर स्क्रीनिंग कैबिन बैग्स वर नॉट कमेंसरेट विद पैसेंजर ट्रैफिक. मतलब कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एक्सरे मशीन्स का, ठीक है, बिकॉज ऑफ द राइज इन द डोमेस्टिक ट्रैवल. सो अब इसको एलिमिनेट करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दैट इज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो है इट हैज़ कम अप विद द न्यू टेक्निकल नॉर्म फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी. The second is again Delhi LG orders recovery of rupees 97 crore from आम आदमी पार्टी फॉर पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट. तो देखिए इसका बैकग्राउंड है इस न्यूज़ को समझने के लिए, दैट इज कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग. सो यहाँ पे 2016 का ये ऑर्डर है. तो इफ यू विल जस्ट सी दैट द CCRGA in 2016 found various Delhi government advertisement to be in violation of Supreme Court's guideline. ठीक है उसके बाद they asked the Directorate of Information and Public to recover the amount spent on this advertisement from the Aam Aadmi Party. So now working on this direction, now the Delhi Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena has directed Chief Secretary Naresh Kumar to recover rupees 97.4 crore with interest from the Aam Aadmi Party for all the political advertisements which were done between 2015 and 2016. Now we will be coming to editorial at last. Okay, editorials are important today. Let's see text and context. A new global biodiversity framework. So हमने ये न्यूज़ बहुत दिनों से किया है. Now this news it is very important because here we are going to study about Kunming-Montreal Agreement जो हमने कल भी किया था. So Kunming-Montreal Agreement it was adopted at Conference of Parties 15 to Convention on Biological Diversity that is CBD. ठीक है हमने ये भी पढ़ा था जो CBD है that is the outcome of Rio Earth Summit. साथ साथ में एक ग्लोबल फ्रेमवर्क भी अडॉप्ट किया गया है. ओके ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर बायोडाइवर्सिटी आफ्टर 2020 क्योंकि जो एक फ्रेमवर्क था ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है सो इट हैज सेट आउट 4 गोल्स फॉर 2050 ओके and 23 targets for 2030. And what is the aim? To save existing biodiversity and ensure that 30% of degraded terrestrial, inland water, coastal and marine ecosystems come under effective restoration. Fine. So यहाँ पे if you will just see एक important point ये है जो ये second point में लिखा हुआ है that the GBF goals and targets do not prohibit the use of biodiversity. ये important है. देखिए कभी भी जो भी बायोडाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे हम जो बात करते हैं वो प्रोहिबिशन की बात नहीं करते. वी डोंट टॉक अबाउट प्रोहिबिशन. ओके वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल यूज. फाइन.
So we talk about sustainable use. So again, it is calling for sustainable use and the sharing of benefits from genetic resources. कि genetic resources से जो भी benefit derive होते हैं, that should be shared. It should not be exclusive. Then it also emphasizes respect for the rights of indigenous community that traditionally protect forest and biodiversity. उसके साथ अब फंडिंग की भी बात हुई है यहाँ पे. So by 2030 the Global Biodiversity Framework, it hopes to see at least $200 billion raised per year from all sources towards implementation of National Action Plan. साथ साथ में एक ये भी टारगेट है कि डेवलपिंग कंट्रीज को कितना मिलेगा इंटरनेशनल फंडिंग. तो $20 billion a year by 2025 and at least $30 billion by 2030 through contributions from developed countries. Okay, so these are some of the important points. अब हम बात करेंगे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का. तो सी जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, सो इट गोल्स एंड टारगेट्स डू नॉट प्रोहिबिट द यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो हमने किया. उसके बाद इट टॉक्स अबाउट सर्टन important थिंग्स, फॉर एग्जांपल राइट्स ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज दैट ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन कंजर्वेशन एफर्ट्स. तो ये इंडिजिनियस कम्युनिटीज का जो राइट है उसको भी highlight करता है. It also highlights the role of women and local communities in preservation of biodiversity. Then it talks about certain agricultural practices. Okay, so it emphasizes on sustainable practices in agriculture, aquaculture, fisheries, forestry, and it calls upon the members to adopt biodiversity supporting methods such as agroecology and sustainable intensification. So जो एग्रो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो फेवर नहीं करते कभी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बिकॉज इट हार्म्स द बायोडाइवर्सिटी. देन द सेकंड थिंग व्हिच इट टॉक्स अबाउट इज टर्निंग सिटीज इनटू द होस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी by expanding the area of and improving the quality and access to urban green and blue spaces. This is important. Okay, कि अर्बन एरिया को भी एक बायोडाइवर्सिटी का एक केंद्र, एक सेंटर बनाना है. सो अर्बन प्लानिंग शुड ऑल्सो भी बायोडाइवर्सिटी इंक्लूसिव. उसके साथ साथ ये बात करता है आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स फॉर 2020, ओके, विच इंक्लूडेड सेफगार्डिंग ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स, एंड देन नागोया प्रोटोकॉल ऑफ 2014 विच फोकसेस ऑन एंश्योरिंग शेयरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट. ओके, नाउ द की एक्सपेक्ट द 4 GBF गोल्स जो हमने बात किया था, इट डील्स विद मेंटेनिंग इकोसिस्टम इंटीग्रिटी, हेल्थ टू halt extinctions, then valuing of ecosystem service provided by biodiversity, sharing monetary and non-monetary gains from genetic resources, and digital sequencing of genetic resources with indigenous people and local communities. And the last is raising resources for all countries to close a biodiversity finance gap of estimated $700 billion. ठीक है, so these are some of the important points. Then it also talks about industry, agriculture, okay, that business and industry, they should make a transition in their functioning to preserve the biodiversities. Now the next is what is the major challenge to protect the biodiversity. तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो जीडीपी का चल रहा है, ठीक है ना, जो कि जीडीपी के बेसिस पे जो हम कैलकुलेशन करते हैं इकोनॉमी का, it does not take into account the depreciation of assets like nature which is degraded by relentless extraction of resources. Okay, so this is one of the major challenge. Then if we can see that there are certain sustainable development goals which are related with biodiversity. The first is goal 13 on climate action, then goal 14 on life below water, and goal 15 on life on land. So these are the 3 goals of sustainable development goals, okay, which are related with biodiversity, which is important for your exam. The next is price cap on Russian oil. Okay, it might just fumble. तो यहाँ पे जो बात हो रही है, ये बात हो रही है एक्चुअली कि अगर EU ने और G7 ने रशिया के ऊपर प्राइस कैप लगाया है, ऑयल प्राइस कैप. अब ये ऑयल प्राइस कैप क्या है? इट मीन्स दैट इंटरनेशनल मार्केट में रशियन ऑयल शुड नॉट सेल बिलो $60. मतलब कि जो इंश्योरेंस सर्विसेज होती हैं शिपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, अगर वो रशिया से आ रहा है तो अगर कोई भी रशियन ऑयल अगर $60 के ऊपर अगर बिक रहा है तो उसको इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ओके, so that is the Russian oil price cap which came into effect on with effect from December 5. अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो ये है कि that why European Union and the G7 they have gone with the price cap. So the background is
Russia-Ukraine crisis. Okay? So the background is Russia-Ukraine crisis. That is one of the background. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि EU and G7 they are saying that this oil, okay, Russian oil, which constitute 10% of overall global supply, okay, and which is one of the important finance for Russia, important money for Russia. ठीक है, so they are targeting Russia, okay, so that the funds generated from the export of oil should not be used for Russia's action in Ukraine. मतलब they want to limit the Russia's capability in Ukraine. Fine, that is one of the reason. But इसका एक फॉलोआउट ये लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं, फॉलोआउट ये बता रहे हैं कि दैट देयर मे बी सर्टेन ट्रेडर्स, ओके, हु कैन वायलेट दिस प्राइस कैप वंस द प्राइसेस गो हाई. ठीक है, अगर उराल का जो ऑयल है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, अगर वो $60 के ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है ना, तो ये टेंडेंसी हो सकती है कुछ ट्रेडर्स में दैट दे स्टार्ट बाइंग दिस ऑयल. ओके, so that might undermine the Western effort to prevent Russia from earning the market price on its oil. Okay, if not reformed, UN will be overtaken by other organizations. This is very important news. तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. यूनाइटेड नेशंस में जो हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं रुचिका कंबोज, वो कह रही हैं कि दैट विद टाइम यूएन शुड ऑल्सो रिफॉर्म. खास करके यहाँ पे जो बात हो रही है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है. ओके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबरशिप है देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स. सो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड फॉर द 8th टाइम एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रॉम 2021-2022, 2 साल के लिए, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक. उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो चेयरमैनशिप होता है वो हर महीने रोटेट होता है. सो दिसंबर 2022 में जो चेयरमैन है वो इंडिया है. So now Ruchika Kamboj is saying that with time, okay, UN should also reform, okay, otherwise it will be overtaken by other organizations like G20. The next is Rule 267, a bone of contention in Rajya Sabha. तो एक रूल 267 है, ठीक है, दैट अलाउज द सस्पेंशन ऑफ डेज बिजनेस. मतलब राज्यसभा में जो एजेंडा होता है उसको सस्पेंड किया जा सकता है तो डिबेट एंड इशू सजेस्टेड बाय अ मेंबर. ठीक है ना. So that has become a bone of contention between the ruling party and opposition. So यहाँ पे ये है कि जो चेयरमैन है राज्यसभा के जगदीप धांकर, who is also our vice president. So on Tuesday he declined 6 such notices from the opposition members. The next is 3 more sites added to the tentative list of UNESCO. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो टेंटेटिव लिस्ट है इसका मतलब कि उनको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल गया है. नहीं, इंडिया अपने तरफ से नाम भेज रहा है, बाकी कंट्रीज भी अपने तरफ से नाम भेजती हैं कि दैट विच साइट्स फ्रॉम इंडिया, ओके, शुड बी गिवन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग. तो इसमें से जो 3 प्लेसेस हैं ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. दैट इज गुजरात वादनगर टाउन, Sun Temple at Modhera, and rock cut sculptures of Unakoti in Tripura. They have been added to the tentative list of UNESCO World Heritage Sites. Fine. Now, यहाँ में अब क्या है that with this addition now India has 52 sites on UNESCO tentative list. यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि India has 52 UNESCO World Heritage Site. That is 40. But it has 52 sites on UNESCO tentative list. The next is Navy takes delivery of submarine Vagir to be commissioned in January. So यहाँ पे it is we are talking about Scorpion class conventional submarine, okay, INS Vagir, which was delivered to the Navy by the Mazgaon Dock Shipbuilders Limited in Mumbai. Okay, तो जो Vagir है it is a Scorpion class submarine built under Project 75I. तो इसमें बाकी सबमरीन्स भी हैं, ठीक है ना. तो जैसे कि आप देखेंगे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वगीर. बाकी जो फर्स्ट है दैट इज INS कलवरी. सो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कलवरी क्लास सबमरीन. सो INS कलवरी द फर्स्ट was inducted in December 2017, then INS Khanderi in September 2019, then INS Karanj in March 2021, then INS Vela in November 2021, and then the 5th one is INS Vagir, okay, which will be inducted shortly. One of the feature of this Scorpion class marine is air independent propulsion. तो जो air independent propulsion होता है Scorpion class submarine का, they allow for submarines to remain underwater for a longer time. Now again, Taliban regime orders nationwide ban on varsity education for Afghan girls.
So Taliban authorities now they have ordered a nationwide ban on university education for girls. Okay, this is one of the one-liner. The next from the economy, the important news is outlook darkening globally, local factors for India's growth. तो यहाँ पे RBI का एक रिपोर्ट है. ओके, दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट. तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है दैट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय. तो द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय RBI. अब ये रिपोर्ट जो है ये कह रहा है कि इंडिया के पास, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. नाउ अगर हम इंडिया का एक्सपोर्ट देखें तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है इट इज स्लोइंग डाउन, ठीक है ना. नाउ व्हाई इट इज स्लोइंग डाउन? बिकॉज ऑफ वीक एक्सटर्नल डिमांड, क्योंकि वर्ल्ड में भी रिसेशन चल रहा है. बट नाउ दिस रिपोर्ट इज सेइंग कि व्हाट विल मेक इंडिया एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, दैट विल बी डोमेस्टिक डिमांड. ओके, दैट विल बी व्हाट? डोमेस्टिक डिमांड. सो डोमेस्टिक डिमांड, ओके, दैट इज important. So domestic demand will keep India's growth going. Fine. But now what is the challenge? Challenge क्या है? Core inflation. अगर हम देखेंगे कि जो CPI है वो जनवरी के बाद पहली बार 6% के नीचे आया at 5.88. But now what is sticky in inflation is core inflation. Core inflation जो है which excludes food and fuel. core inflation में हम कभी भी food and fuel जो volatile component होता है उसको include हम नहीं करते. That is core inflation. So core inflation, which is denotes long-term inflation, it is still very high in India. Then the next it says is that the other economy, okay, developed economy, they are hawkish on their monetary policy. They are increasing the rates. Okay, they are increasing the benchmark rates. Along with that, very high energy prices. These are some of the challenges to the Indian economy. The next is Thomas Cup triumphs. CWG high make 2022 a year to remember. तो Thomas Cup, this is related with badminton. So अगर आप देखेंगे 2022 में बैडमिंटन को लेके इंडिया में काफ़ी अच्छे कप्स जीते हैं, जैसे कि PV सिंधु. This year she won 3 titles. Sayyad Modi International, Swiss Open 350 and Singapore Open Super 500. Okay, fine. Then gold in Birmingham Commonwealth Game. उसके बाद लक्ष्य, he secured his maiden Super 500 title and also bagged CWG gold. Then Swastik Sai Raj, Raniki Reddy and Chirag Shetty, they made their successful year with the 2 World Tour titles, CWG gold and first ever World Championship bronze. Then if you will just see लक्ष्य के बारे में एक और है that लक्ष्य and Satwik Chirag, they began the year with titles at the Indian Open Super 500 and the former went on to become the first man after P. Gopi Chand to reach the finals of All England Championship. Okay, अब हम आते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में. तो श्रीकांत, a gold medalist in 2018, managed a bronze, while the women's double pair of Gayatri Gopichand and Teresa Jolly won a maiden bronze. Then India missed the gold in the mixed team competition and settled for a silver. Then the next is about the Pranoy's consistent run saw him qualify for the season-ending BWF World Tour Finals and also earn a nomination for the BWF Player of the Year award. Now coming to the article upholding the autonomy of the Election Commission. So now generally जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, so we talk that there are 3 wings of government. Okay, there are 3 wings of government. अभी 3 wings क्या है? Legislature, executive, judiciary. But this article is now talking about 4th branch institutions. Okay, 4th branch institutions. अब ये 4th branch institution क्या है? That 4th branch in addition to legislative, executive and judiciary, like कुछ institutions ऐसे भी होने चाहिए which safeguards the democracy. For example, अगर हम अपने constitution की बात करें तो जैसे कि election commission हो गया, ठीक है, comptroller and auditor general हो गया, ठीक. These are some of the body which has been established by the constitution. Okay, and they safeguard the public interest. Fine, and they are very important for the proper functioning of democracy. For example, it has given certain examples also that
Thus, for example, the South African and Kenyan constitutions have dedicated constitutional provisions for fourth branch institutions such as Human Rights Commission, Election Commission. जैसे कि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. अगर आप इंडिया में देखेंगे तो जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, पब्लिक सर्विस कमीशंस, which are fourth branch institution, they have all the constitutional status and there is also independence. but यहाँ पे बात हो रही है about appointment कि appointment की अगर हम बात करें, ठीक है, तो appointment में executive का रोल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. Got it? So this is where the article is suggesting that we should have an appointment procedure. Okay, which should be broad based, which should also include the ruling party, opposition, judiciary, independent expert, etc. Okay, the next is the new normal in the Indo-Pacific contestation. So यहाँ पे now we are talking about the Indo-Pacific region, ठीक है. तो यहाँ पे we will just see that चाइना का जो राइज है उसको लेके Indo-Pacific region now it has become the major area of confrontation, you can say. Okay, सो इफ यू विल जस्ट सी कि चाइना जो है यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए चाइना इज इन्वेस्टिंग अ लॉट थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन 2013. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके थ्रू जो चाइना है इट इज़ प्रमोटिंग पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी टाइज इन द रीजन, देन बिल्डिंग मिलिट्री वेसल्स एंड सबमरीन एंड टेकिंग सर्टन आइलैंड एंड पोर्ट्स ऑन लीज विच ऑल्सो इंक्लूड्स हम्बनटोटा पोर्ट ऑफ श्रीलंका. उसके बाद इंडिया, दिस आर्टिकल इज डिस्कसिंग कि अगर हम इंडिया की पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इंडिया में चेंज आया 2020 गालवान वैली के बाद, जब इंडिया को लगा कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं चाइना भी एक मेजर चैलेंज है इंडिया को, एंड दैट्स व्हाई इट इज टॉकिंग अबाउट टू फ्रंट वॉर, द चैलेंज ऑफ टू फ्रंट वॉर रिमेन्स. नाउ व्हाट इंडिया इज डूइंग, तो अगर आप देखेंगे मालदीव में न्यू दिल्ली इज रेसिप्रोकेटिंग प्रेसिडेंट इब्राहिम सोलिस इंडिया फर्स्ट पॉलिसी विद मैसिव इकोनॉमिक असिस्टेंस, ग्रांट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. देन नेपाल में प्राइम मिनिस्टर देवबा का जो गवर्नमेंट है इट हैज़ अटेम्प्टेड टू इम्प्रूव नेपाल्स ओवरऑल बायलैटरल रिलेशनशिप विद इंडिया. देन इंडिया हैज़ ऑल्सो हेल्प श्रीलंका बाय गिविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड इन्वेस्टमेंट वर्थ $4 billion. एंड देन ऑब्वियसली इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ क्वाड. फाइन. अगर आप देखेंगे जो बाकी कंट्रीज भी हैं they are also working with the countries in the Indian Ocean region like Japan. It is finalizing its talks with Sri Lanka on debt restructuring. Then in Maldives, Australia and US, they have committed to opening their embassies and new areas of cooperation. Then US has signed a defense and security framework with Maldives. And then Nepal has also ratified the US Millennium Challenge cooperation, much to China's displeasure. उसके बाद अब हम अगर बात करें चाइना का जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में वो भी काफ़ी बड़ा है. फॉर एग्जाम्पल देयर वर न्यूज़ ऑफ मिसाइल ट्रैकर्स 6 like Wang Wang 5, Wang Wang 6. Okay, these are some of the challenges to India. The next is that यहाँ पे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं दे हेजिटेट टू कम्प्लीटली मूव अवे फ्रॉम चाइना एज दे होप टू एक्सरसाइज द एजेंसी बाय बैलेंसिंग विद चाइना एंड इंडिया. जितने भी कंट्रीज हैं वो इंडिया और चाइना दो मेजर रीजनल पावर्स के बीच में बैलेंस बैठाती हैं. फाइन. अगर आप देखेंगे कि जो कोविड-19 पैंडेमिक और रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन का, दे हैव कंटिन्यूड टू हॉन्ट द रीजन. फॉर एग्जाम्पल नेपाल, मालदीव्स एंड भूटान, दे आर स्ट्रगलिंग विद डिप्लीटिंग फॉरेक्स रिजर्व. Bangladesh has reached a bailout agreement worth $4.5 billion with International Monetary Fund. Sri Lanka is yet to come out of its economic crisis. Then energy shortage, inflation and negative or slow economic growth are also disrupting day-to-day activities. Okay, so these are some of the challenges and prospects for India, the changing things in the Indo-Pacific region and their countries. Okay, so we have to see that how it takes turn in the next year. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.